हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की 9 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट एंड कंप्लीट फाइनल चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा इस पार्ट के बाद। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे, पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो आप प्रेस कर ले, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी नेशनलिज्म वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार, ठीक है, देशभक्ति। तो ये चीज़ पूरे चैप्टर के अंदर हमें नेशनलिज्म के बारे में बताया। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को समझाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एक स्टोरी बताना चाहूँगी। स्टोरी के बाद हम लोग इसका मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए वो क्या है स्टोरी। यूरोप के अंदर आफ्टर 1871 के बाद मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, मतलब यूरोप के अंदर 1871 के बाद एक बहुत बड़ी टेंशन देखी गई थी। क्या टेंशन देखी गई थी? वहाँ पर एक रीजन था जिसका नाम है बल्कन्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बल्कन्स। अब बल्कन्स रीजन में क्या था, बहुत ज़्यादा इथनिक और जोग्राफिकल वेरिएशन के स्टेट्स के लोग एक साथ रहते थे। मतलब कौन कौन से? अब बल्कन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते थे, कौन कौन से स्टेट्स आते थे? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। ये सारे के सारे स्टेट्स जो थे, ये सारे के सारे स्टेट्स कौन से रीजन के अंदर आते थे? बल्कन्स रीजन के अंदर आते थे। एंड यहाँ पर क्या था, लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और ये जो पूरा का पूरा बल्कन पार्ट था, ये किसके अंडर में कंट्रोल था? इसका ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। और ऑटोमन एम्पायर किसे कहते हैं? ये सारे स्टेट्स मिलाकर क्या बनते हैं? ऑटोमन एम्पायर बनते हैं। अब बल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि स्टेट्स में क्या था, इथनिक वेरिएशन था, जोग्राफिकल वेरिएशन था, तो बल्कन स्टेट्स में जितने भी थे ये ऑल ओवर स्टेट्स आपस में क्या करते थे? एक दूसरे से जेलस फील करते थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और हर एक की सोच क्या थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिले, मतलब ज़्यादा एरिया जो है ना वो हमारे अंडर में आना चाहिए। तो वन बाय वन स्टेट्स ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो धीरे धीरे क्या देखा गया कि ऑटोमन एम्पायर से स्टेट्स ने क्या कर दिया? अपने आप का डिवीज़न कर दिया। और डिवीज़न होने मतलब कंट्रोल इन्होंने हटा दिया ऑटोमन एम्पायर से, और खुद को क्या डिक्लेयर कर लिया? इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या देखा गया कि जो बल्कन रीजन था उसमें ओवरऑल कंट्रोल किन किन का रह गया? तो ऑल ओवर कंट्रोल रशिया का, जर्मनी का, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रो हंगरी। ये सारी बड़ी कंट्रीज थी जो कि पूरा का पूरा बल्कन एरिया इनके कंट्रोल में आ गया। तो अब यहाँ से शुरुआत हुई किसकी? क्योंकि ये अपने आप को क्या मानने लगे थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल मानने लगे थे। ये मानने लगे कि सारी चीज़ें हमारे हाथों में ही हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म, अब स्टूडेंट्स आप वर्ड देखिएगा, इम्पेरियलिज्म का मीनिंग होता क्या है? एक्सटेंडिंग पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब पावर को बढ़ाना, अपनी खुद की जो क्षमता है पावर्स की, ये करना कि भाई सारी जगह हमारा ही कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब हमारी ही सत्ता होनी चाहिए, हमारे अलावा और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ इम्पेरियलिज्म की फीलिंग। तो यहाँ से ये जितने भी स्टेट है सबने क्या किया? अपना खुद का दबदबा बनाया और यहाँ से फीलिंग एक्सटेंड करी इम्पेरियलिज्म। तो दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसके बाद क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। एंड मैनी कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनाइज हो गई यूरोपियन पावर्स के तहत। एंड पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इम्पेरियलिज्म। और लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपोज करना स्टार्ट कर दिया इम्पेरियलिज्म के अंदर। क्योंकि ये 19th सेंचुरी पे थे, तो 19th सेंचुरी में थोड़ा इनको, 18th सेंचुरी में तो हमने देखा क्योंकि इन लोगों को इतना वो नहीं था अपने देश के प्रति, बट लेकिन अब ये समझने लग गए थे कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नेशनलिज्म चाहिए। हम इम्पेरियलिज्म का पूरी तरीके से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? विरोध करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसी के बाद क्या मूवमेंट लाया गया? एंटी इम्पेरियल मूवमेंट। मतलब एंटी का मतलब नहीं चाहते इम्पेरियलिज्म, हम नहीं चाहते कि देश में हमारे इम्पेरियलिज्म हो। और इसी के साथ फिर आइडिया किसका जनरेट हुआ? नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द रीजन। सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार, ठीक है। और उसके बाद ही शुरुआत हुई ऑल वांटेड नेशन स्टेट्स। और सारे लोगों की एक ही डिमांड रही कि हमें क्या चाहिए? नेशन स्टेट चाहिए, जहाँ पर कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन लैंग्वेज हो। ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों की डिमांड होने लगी। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर
हमने ओवरऑल पार्ट, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। एंड सेकेंड चीज़ कि ये टॉपिक हमारा यहीं पर ओवर होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।